मरकज ने जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट में तरमीम की है, जिसकी रूह से लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियारात दिए गए हैं। वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट 2019 के सेक्शन 55 के तहत तरमीम शुदा कानून को नोटिफाई किया और तरमीम के मुताबिक इंतजामी और ऑल इंडिया सर्विस के ओहदों की पोस्टिंग और तबादले से मुतल्लिक फैसले का इख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर को हासिल होगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को इख्तियारात दिए जाने के मामले पर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता का कहना है कि आने वाले दिनों में असेंबली इंतखाबात होने हैं, लिहाजा इसी के पेश नजर लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियारात दिए गए हैं। आने वाले समय में जो विधानसभा के इलेक्शन है उसके मद्देनजर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को इन्हांस किया गया है। आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी तथा जुडिशरी जिसमें तहसीलदार, एसडीएम्स वगैरह आते हैं, वो इलेक्शन की जो कार्रवाई है वो ठीक प्रकार से हो, तो स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार से चेंजेस होना जरूरी रहती हैं। तो उसी के मद्देनजर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस चीज को किया है। तो आने वाले समय में ठीक प्रकार से यहां पर फेयर इलेक्शन हो पाए। अभी हाल ही में जो लोकसभा के इलेक्शन में भी हुए थे, तो उसमें भी एक अच्छी पोलिंग, लोगों की पार्टिसिपेशन रही है। उसी आधार पर जो विधानसभा इलेक्शन है, काफी समय से जो 5 अगस्त 2019 के बाद जब से धारा 370 टूटी है, उसके बाद जो प्रोसेस रहे, जैसे डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, सीटें बढ़ी हैं, उनके बाद अब इलेक्शन जो करवाए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्टिवनेस भी आएगी और इलेक्शन को देखते हुए उस पर काम भी होगा। लेकिन जो एनसी नेता है या कांग्रेस नेता है, जैसे उमर अब्दुल्ला, उनका कहना है कि ये सीएम अगर कोई आता है तो उसके पास फिर पावर्स नहीं रहेंगी। देखिए, जो कांग्रेस का कहना है कि इलेक्शन में भी इससे फायदा, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह पहले ही एमएचए ने अपने पास रखा है, क्योंकि यहां पर पहले स्थितियां बिगड़ी हुई थी और उन्होंने ये भी कमिटमेंट की है कि जब ठीक प्रकार से यहां पर शासन चलेगा तो स्टेटहुड भी दी जाएगी। ये प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कह चुके हैं। इस पर टिप्पणी करना इस वक्त में मुझे लगता है फजूल है। आने वाले समय में जब सरकार बनेगी उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बिगड़ा हुआ था, उसको सुधारा गया है। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार असुलवानी का कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियारात दिया जाए। इससे ये बात साफ हो गई है कि मरकज की बीजेपी हुकूमत जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात सितंबर से कबल कराने को कहा है, लेकिन बीजेपी ये जानती है कि अगर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होते हैं तो बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जेकेपीसीसी प्रेसिडेंट वकार रसूल हमारे साथ अभी मौजूद है। वकार साहब, एमएचए की तरफ से जम्मू कश्मीर के एसजी को और पावर्स दी गई, इस ऑर्डर को आप किस नजर से देख रहे हैं? इसके दो पहलू हैं। एक तो जो बीजेपी ने स्टेट छीनते वक्त, हमारा स्पेशल स्टेटस छीनते वक्त हमें यह वादा दिया था कि कुछ दिनों के बाद आपकी स्टेट को हम वापस करेंगे। इससे यह लगता है कि इन लोगों को जम्मू कश्मीर को स्टेट देने का कोई इरादा नहीं है। दूसरा, ये इस बात की अक्कासी करता है, इनको पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, हमको जम्मू कश्मीर में चुनाव करने पड़ेंगे और चुनाव करने से पहले इन्होंने हार मान ली है। इनको पता है कि जो सरकार बनेगी उसको हम कठपुतली सरकार बना के रखेंगे। जो आवाम ने वोट दिया होगा उस वोट को हम मजाक बना के रखेंगे ताकि उनको पावर न रहे, दोबारा पावर हमारे एलजी के पास रहे। ये डिक्टेटर सरकार है। इन्होंने 10 साल से जम्मू कश्मीर में इमरजेंसी लगा के रखी है। इन्होंने दावे किए थे कि हमने हालात सुधारे, पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने इलेक्शन में ढोल बजाया कि हमने जम्मू कश्मीर हालात सुधारे, लेकिन आप देखिए कैसे हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। बन्नी में 5 जवान शहीद हुए, जेसीओ शहीद हुआ, 6 जख्मी हुए। रजौरी पुंछ में कितने आप जवान शहीद हुए? 2001 से लेकर 2024 तक 24 जवान
आज तक शहीद हुए जम्मू प्रोविंस में, जो मिलिटेंसी कभी जम्मू प्रोविंस में खत्म हो चुकी थी वो इनके दौर में वापस आ गई। और इनकी कथनी और करनी में जो है जो फर्क है, ये इस जम्मू कश्मीर रियासत को इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया। इस बर्बादी का हिसाब इनसे लोग लेंगे आने वाले इलेक्शन में। विकास साहब, अगर देखा जाए हाल ही में पार्लियामेंट में जो पीएम नरेंद्र मोदी है उन्होंने ये 3 स्टेटों का नाम लिया कि उन 3 स्टेटों में जो है असेंबली इलेक्शन होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर का नाम जो है उनके मुंह से नहीं निकला। देखो, जम्मू कश्मीर में ये कभी इलेक्शन करने नहीं चाहते थे, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को क्या करेंगे? लोगों का सैलाब सड़कों पे आने वाला अगर ये इलेक्शन नहीं करेंगे। और उस चीज को देखते हुए इनको पता है कि बीजेपी फिनिश हो चुकी है। बीजेपी 4 सीटें भी जम्मू प्रोविंस में नहीं लेगी, क्योंकि उन्होंने मजाक कर दिया, लोगों को बर्बाद कर दिया। इसलिए इन्होंने एलजी के पावर बढ़ाए, आने वाली हुकूमत के पावर पहले ही खत्म करके रखे। कांग्रेस तैयार है? कांग्रेस तैयार, किसी भी हालत में हम तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर देखा और जाए, इंशाल्लाह हुकूमत भी बनाएंगे, हम ही बनाएंगे। हालांकि जो हालातें बनी हुई है जम्मू खिते की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आए दिन यहाँ इनकाउंटर हो रहे, किस तरह से आप आज के हालात जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं? देखो, हालात तो खराब है। अभी हमने प्रोटेस्ट किया जम्मू में, क्यों किया? क्योंकि ये तो रोज का काम है। कहीं ना कहीं आतंकवादी घटना होती है, कहीं ना कहीं हमारे फौजियों पे हमला होता है। इतने हमले हुए, तो अब इसके बाद भी क्या हम बोले क्या हालात खराब नहीं है? जम्मू प्रोविंस में मिलिटेंसी हमारे दौर में ही फिनिश हो चुकी थी। ये कहां से आतंकवादी आ रहे हैं जो हमारे फौजी जवानों को मार रहे हैं? तो अगर देखा जाए, जो डीपीएपी के सुनने में आ रहा है कि 3 सीनियर लीडर जो है वापस कांग्रेस में आ रहे हैं, कुछ अफवाहें जा रही है। देखिए, जिसको ज्वाइन करना होगा, हमारी पार्टी में दरवाजे खुले हैं। हमने अपना प्रपोजल हाईकमांड को दिया है, ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने में किसी को रुकावट नहीं। आज की जो 1 डे कॉन्फ्रेंस है, ये रियाज साहब हमारे जो इंचार्ज हैं डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के, और जो जनरल सेक्रेटरी हैं पीसीसी के, इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। इन्होंने पार्लियामेंट में बहुत बड़ी लीड दी। ये हमारे स्टार हैं यहाँ के, और इनने आज जो यहाँ पे कन्वेंशन रखा है, बहुत बढ़िया कन्वेंशन है। उसके लिए आज हमारे साथ रमन बल्ला साहब भी, चौधरी लाल सिंह जी भी आए हैं। चल रहा है, अभी हम उसमें स्पीच करने जा रहे हैं। रियाज साहब को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं। तो ये विकार रसूल वानी है, जेकेपीसीसी प्रेसिडेंट, इनका यही कहना है कि इनकी सरकार में जितनी भी मिलिटेंसी है वो खत्म हो चुकी थी, लेकिन बीजेपी की हुकूमत में दोबारा से मिलिटेंसी रिवाइव हुई है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए डोडा से आतिफ लोन। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। का शिकार, ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर आए 2 पहिया गाड़ी सवार को ना दे पेट्रोल। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा का सभी पेट्रोल पंप मालिकों को आदेश। जर्जर स्थिति में पानपुर के कई पार्क, स्थानीय लोग कर रहे हैं जीर्णोद्धार की मांग। मकाम में पुलिस की जानिब से मुहर्रम की सबील कायम, पुलिस की पहल की हो रही सराहना। रामबन के उपमंडल गोल में स्थित है ऐतिहासिक घोड़ा गली में घोड़ों के साथ बड़ी मूर्तियां पत्थर से बनाई गई, स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने भी वजारत दाखिला की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियार दिए जाने के मामले पर सख्त तनकीद की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। दिल्ली से एक फरमान आया है जिसमें जितने भी हुकूक हैं और पावर्स हैं वो एलजी, जो अनइलेक्टेड एलजी है, उसको दिए जाएंगे, और जो कल हुकूमत बनेगी लोगों के वोटों से, उनके पास वो पावर नहीं होंगे कि वो अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस ले, पुलिस का या किसी भी महकमे में कोई तब्दीली करे। बहुत अफसोसनाक है जिस तरह बीजेपी ने पहले इस रियासत को तोड़ के उसको यूटी बनाया, उसके बाद 2 चीजों में, 2 यूटीज में डिवाइड किया। आज एक और उसी में ये जो इन्हें आज फरमान दिया है जिसमें लोगों के हुकूक छीने जा रहे हैं, ये एक आंख खोलने वाली बात है यहाँ के लोगों के लिए कि किस तरह बीजेपी बार बार जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके हुकूक छीन रही है। ये हमें वादा किया था प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से
कि यहाँ का जो स्टेटहुड होगा वो इमीडिएटली रेस्टोर होगा, लेकिन आज के इस डिसीजन से सिर्फ अफसोस हो रहा है कि यहाँ के लोगों का जो हुकूक है वो छीने जा रहे हैं। और अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि 2019 में शाही रियासत को यूटी में तब्दील करके ताकत को बहुत कम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला की तरफ से जम्मू कश्मीर के हवाले से की गई तरमीम एक मजाक है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम पहल करेंगे और इस मामले के हवाले से हम तमाम सियासी जमातों से अपील करते हैं कि वो मुत्तहिद होकर मिल बैठें और इस पर बात करें। अगर हम खामोश रहे तो वो हमें कुचल देंगे। ऐसा कहना था अल्ताफ बुखारी का। ये जो हमारी पुरानी रियासत थी इसको यूटी में 2 हिस्सों में तकसीम करके यूटी में डाउनग्रेड करके सामने लाया गया। पार्लियामेंट में कहा गया स्टेट बहाल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर डिसीजन दिया कि स्टेट बहाल हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब ने हमेशा बोला, लेकिन कल जब हम इस एक्ट को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है ये खोखली स्टेट देना चाहते हैं जिसमें कोई भी पावर्स किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं होंगे। डेमोक्रेसी में शायद ये एक मजाक है। और अगर जो कहते थे कि दिल्ली और दिलों की दूरी दूर करनी है, अगर उसका मतलब यही है तो कम से कम जम्मू कश्मीर के लोग इसके साथ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की जो अपनी असेंबली हुआ करती थी ये सबसे पावरफुल असेंबली थी। अगर अब पावरफुल सबसे नहीं होगी, कम से कम वैसी ही हो जैसी बाकी रियासतों में हर रियासत में असेंबली है। अगर उसको पहले ही इसके दांत टूथलेस टाइगर एक चीफ मिनिस्टर यहाँ का खड़ा करना है, लोगों को धोखा देना है, धूल झोंकनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई मसला जम्मू कश्मीर के लोगों का हल होगा। और डीपीएपी तर्जुमान अश्वनी हांडा का कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियार दिए जाने के अमल से यह साफ जाहिर है कि मरकज जम्मू कश्मीर में अपना कंट्रोल रखना चाहता है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 खंड 55 के तहत केंद्र सरकार द्वारा लिया गया फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इस फैसले से केंद्र सरकार चुनी हुई सरकार के बावजूद कंट्रोल अपने पास रखना चाहती है। चुनी हुई सरकार को किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा किसी भी ट्रांसफर करने का, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, जब आला अधिकारी हो। इसलिए यह फैसला सरासर गलत है। हमारी मांग थी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, ताकि इस तरह से जिस तरह से आज दिल्ली केंद्र के एलजी के अधीन है और वह दिल्ली की चुनी हुई सरकार कोई फैसला नहीं ले सकती, ऐसा आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भी देखा जा सकता है। इसलिए यह फैसला सरासर गलत है। इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के निफाज का तफसीली जायजा लिया गया। ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस आज यौम सयाह मना रही है। कॉन्फ्रेंस की जानिब से राजभवन के बाहर पुरअमन एहतजाज किया गया। इस मौके पर न्यूज 18 JKLH से बात करते हुए ML मल्ला ने कहा है कि 13 जुलाई 1931 को कश्मीरी पंडितों पर जुल्म किया गया। उसी दिन कश्मीरी पंडितों पर जुल्म का आगाज हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत को माजी में होने वाली इस तरह के वाकयात का नोटिस लेना चाहिए, जिसके नतीजे में इस अमन पसंद फिरके की माइग्रेशन हुई। स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस आज यहाँ जम्मू के राजभवन के बाहर एहतजाज कर रहे हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि ये एहतजाज जो यहाँ पे हो रहा है ये किस ज़िम्न में हो रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, किस सिलसिले में? बेटे सदियों से कश्मीरी पंडित भुगता आया है। कश्मीर विषय के पवित्र भूमि को अपवित्र किया गया है। इंट्रूजन ऐसा हुआ जलावतन के वक्त से ही जनेऊ जलाए जाते थे।
अगर कहीं शरीफ बीमार नहीं होता, शरीफ बट आता नहीं, हकीम था, इलाज किया, तब से उसे बर्षा कहा जाता था। उसे चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता हम पहुंचेंगे 1931 तक। तब तक कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस, कोई गवर्नमेंट नहीं थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सिर्फ कश्मीर में थी। 13 जुलाई 1931 को महाराजगंज में बड़ा लूट हुआ, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, लूट मार हुआ, जिसे बट लूट के नाम से माना जाता है। वहीं से शुरू हुआ यह एजिटेशन का सिलसिला। एजिटेशन थी नहीं किसी की, हरि सिंह के खिलाफ थी, राजा के, लेकिन हिंदू उसमें मारा गया। कश्मीरी पंडितों पर बहुत ही अत्याचार हुआ। 1931 से शुरू होकर 47 तक, 47 में भी अगर किसी पर अत्याचार हुआ, वो डाउन छतबल बारामूला डिस्ट्रिक्ट ओल्ड जो लूटर्स आए थे वही परेशान हो गए इसी में। उसके बाद भी देखो 71 में अगर कोई हमला पाकिस्तान से होता तो कश्मीरी पंडित पर आघात पड़ता था। उसके बाद 96 में जो हुआ, मंदिर को जलाया गया, 50 मंदिर को कम से कम, वो भी अनंतनाग जिले में पहले साउथ कश्मीर में, क्योंकि जियाउल उल हक का प्रोग्राम ऑपरेशन चालू हो, टॉपैक चालू हुआ। उसके बाद 90 में तो मास एक्सोडस हुआ। ये एक्सोडस पहले भी हुआ, ये 8वां एक्सोडस है, ये पहला एक्सोडस नहीं है भैया, ये 8वां एक्सोडस है। और आज मुझे बता, बंदहामा में कुछ बेचारे अपना गुर्बत से दिन काटते थे, उनका मसकर किया गया। छठी पातशाह नाडीमर्ग में मुझे पता क्या किया उन बेचारों। और कश्मीरी पंडित एक विद्वान पंडित है, 100% लिटरेरी कम्युनिटी है, विद 0% क्राइम ऑन इट्स बैक। क्या परेशानी थी इसको, ये हैज बीन रिमूव फ्रॉम दिस। जितने वहाँ पॉलिटिशियंस हैं, फारूक साहब है, नेशनल को पीटीपी जो कुछ भी है, दे आर द डिसाइपल्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स। उन्होंने उनको पढ़ा है। कश्यप बंधु जी इतने सेक्रीफाइस दिए हमारे बुजुर्गों ने, मगर इसका नतीजा ये हुआ, आज 3 लाख से ज़्यादा कश्मीरी पंडित सड़कों पर आज मजबूर हुए हम गवर्नमेंट को चेतावनी देने के लिए, खिलाफत नहीं है, गवर्नमेंट को चेतावनी देने के लिए कि बटर लूट शुरू हुआ 1931 काला दिवस था। ये आज ज़रा हम पीसफुली इसका प्रोटेस्ट करते हैं। जय श्री राम। तो अब देख रहे हैं कि 1931 13 जुलाई को जो हादिसा हुआ और उसके बाद कश्मीरी पंडितों पे जो मजालिम हुए, उस सिलसिले में ये एहतिजाज चलता आ रहा है और आज भी ये एहतिजाज जम्मू में हुआ। कैमरामैन आशु के साथ में राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और बलिसा के भटियास इलाके में मेटाडोर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। उनमें 7 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस वक्त हम ठाठरी किलतान शाहरा के उस मकाम पे मौजूद हैं जहां जो बटियास का मकाम है, जहां ये गाड़ी जो हादसे का शिकार हुई, मेटाडोर जो गुंदो से जो है डोडा की तरह रवां दवा थी, लेकिन बटियास के मकाम पे वो हादसे का शिकार हुई। और जो इनिशियल रिपोर्ट हमारे पास SHO गुंदो यानी परवेज खांडे की है, उन्होंने बताया कि एक लेडी जो है ऑन स्पॉट जो उसकी डेथ हुई और उसके बाद जो है 19 लोग जो है क्रिटिकल 19 लोग जो इंजर्ड हैं, लेकिन उसमें 7 लोग जो है वो क्रिटिकल इंजर्ड हैं, जिनको नियर बाई SDH हॉस्पिटल गुंदो या डोडा के लिए मुंतकिल किया गया। ये आप देख रहे हो हमारे पीछे जो है ये गाड़ी जो है, यहाँ जो है आप, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा नजदीक देखिए किस तरह से जो ब्लीडिंग अभी भी हो रही है। जो जख्मी लोग हैं उनको तो ऊपर चढ़ाया गया है, रोड पे चढ़ाया गया। ये लोग जो हैं इन लोगों की मेहरबानी से, यहाँ के लोकल थे, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस है या इंडियन आर्मी है, SSB है, उन्होंने स्पॉट पे आके जो है इन लोगों को रेस्क्यू किया और इन लोगों का करीबी किरदार अदा रहा कि बहुत सारे लोगों की जानें इस तरह से भी बच गई, क्योंकि ये लोग जो है ये एक्सीडेंटल वॉरियर्स लोग माने जाते हैं और इन लोगों का जब भी कहीं एक्सीडेंट होता है इन लोगों का जो है बड़ा जबरदस्त रूल रहता है और बहुत सारी जानें जो है इन लोगों की वजह से बच भी जाती। हमारे साथ कुछ लोकल भी हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे क्या वजूहात रही एक्सीडेंट की, क्या वजूहात रही। और बताया जाता है कि ये तीसरा एक्सीडेंट है इसी स्पॉट पे, जबकि R&B डिपार्टमेंट जो है करोड़ों के हिसाब से उनको क्लियरेंस सब स्लिप आती है, फंड्स आती है, डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट कि वो लोग जो है उसका प्रॉपर यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां जो है वो हादसे का शिकार हो जाती है। देखिए, सबसे पहले जैसे आपने कहा फिरदौस भाई कि यहाँ के नौजवान खासकर भलेस की आवाम, मैं सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि गहरत जो है यहाँ मानी जाती है। हमारे भलेस में गहरत, जब भी यहाँ हादसे होते हैं तो कहीं ना कहीं अफसोस होता है कि हर बार जो है खून की नदियां जो है हमारे भलेस में जो है बह रही हैं
और आपने जैसे कहा कि आरएनबी डिपार्टमेंट जो है तमाशा जो है देख रहा है। आपको मैं बताते चलूं कि कुछ दिन पहले इसी मकाम पे जो है दो गाड़ियां आपस में टकराई थी। उस वक्त भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर आरएनबी डिपार्टमेंट से कहा था कि जो पस्सी यहाँ पे गिरी हुई है इस पस्सी को हटाया जाए, क्योंकि करोड़ों का पैसा जो है कहीं ना कहीं टीकर रोड पे आता है, मगर अफसोस की बात है यूज नहीं होता है। तो बहुत अफसोस होता है। और मेरे साथ जितने भी यहाँ आवाम थी सब ने यही बात कही कि कहीं ना कहीं पस्सी का कारण जो है मेरे हिसाब से रहा है। जो एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी जो है कंट्रोल के बाहर हो गई, रोड तंग होने की वजह से जो है यह हादसा हुआ। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रैश बैरियर पूरे भलेस में लगे, मगर हमारा पिंगल एरिया जो है, खासकर में बाथरी से लेके मलिकपुरा तक अगर हम बात करें, यहाँ क्रैश बैरियर भी नहीं लगाए गए। क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? क्या हमें मजबूर किया जा रहा है कि आप रोडों पे आओ, आप प्रोटेस्ट करो? मगर हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम काम करें, मगर एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए वो भी हमारे साथ जो है काम करे। एक और बात मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ हमें जो है कई साल पहले एक एम्बुलेंस यहाँ बटियाज बाजार में हुआ करती थी, उसको जो है कहीं ना कहीं सियासी रंगत जो है उसको दी गई, उस एम्बुलेंस को भी जो है यहाँ से उठाया गया। आज अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी की अल्टो, किसी की स्कॉर्पियो, किसी की मतलब छोटी जो पर्सनल गाड़ियां लोगों की थी, उनमें जो है पेशेंट्स को लिया गया, जबकि एक लेडी की जो है डेथ भी हो गई। अगर यहाँ हमारे पास थोड़ा सा एक छोटा सा ही हॉस्पिटल होता तो डेथ भी नहीं हो सकती थी। हमारे साथ इस वक्त यहाँ के नायब साहब भी हैं। हम नायब साहब से, नायब साहब क्या कोई मिसिंग है? कितने लोगों को अभी तक आपने रेस्क्यू किया? आपकी मॉनिटरिंग में ये सारा हो रहा है? तो एक लेडीज की डेथ हुई है और बाकी जितने भी जख्मी लोग हैं उनको हॉस्पिटल लिया गया, लेकिन उनका अभी पता नहीं चला कि कितना तादाद है उनका। अभी हॉस्पिटल वालों से भी हम राब्ता करेंगे कि कितने तादाद में वहाँ पहुँच गए जख्मी, क्योंकि इनको एक तो रेस्क्यू करने में आपको कितनी प्रॉब्लम हुई? क्योंकि लोकल यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ। लोगों ने काफी मदद किया, खासकर नौजवानों ने। यहाँ के नौजवानों में बहुत गैरत है, बहुत जरूरतमंद है ये नौजवान। तो कितने अब कैजुअलिटी आपके पास और इंजर्ड और क्रिटिकल कितने लोग हैं, क्या बताना चाहोगे? सिर्फ एक ही कैजुअलिटी हुई है जिसका ब्रेन यहाँ पड़ा है, खून पड़ा है, और बाकी जो भी है वो जख्मी है अभी तक। अभी पता चलेगा कितने, कोई उनमें सीरियस भी होगा तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट। आप यहाँ के एक ऑफिसर भी हो, तो क्या आपका मैसेज रहेगा लोगों के लिए, और खास करके उन लोगों के लिए जो व्हीकल्स ड्राइवर है? जी, हम बार बार ड्राइवर हजरात से ये रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार गाड़ियों का भी चेकिंग करते हैं कि सीट बेल्ट बांधो, ज्यादा स्पीड में मत चलो, और खासकर ख्याल रखो कि जो ब्लाइंड कर्व्स है उनमें बिल्कुल आहिस्ता चलो, बिल्कुल सुस्त रफ्तार से चलो।